नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले किसानों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर बताएंगे और इसके बाद ये बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बीते दिनों एक मुलाकात हुई थी और वो कैसी मुलाकात रही थी। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। आज हम बात करेंगे किसानों से जुड़े उस मुद्दे की जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा से जुड़ा हुआ एक गहरा विषय है। और वो ये है कि वो किसान जो तपती रेत में भी अपना जीवन उगाता है और वो किसान जो पानी की हर बूंद को भी सोना बना देता है, और वह किसान जो हर कठिनाई के बावजूद देश का एक पेट भरता है। और आज उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में कहा कि मेरा किसान पहले नंबर पर था और अब तीसरे नंबर पर आ गया है। आधुनिक और लाभकारी तकनीक अपनाकर वह फिर से एक नंबर पर आ सकता है और कोई किसान से ज़्यादा कमा नहीं सकता। और अगर किसान अपना कर्तव्य समझ करके मेहनत करे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन वह साल में सिर्फ 20 या 25 दिन ही एक महीने की ही खेती में काम करता है और बुवाई और कटाई के लिए जाता है और बीच में पानी देने के लिए 2, 4, 5 दिन जाता है और फिर 11-12 महीने का आर्थिक बोझ और खाना चाहता है। ये किसानों से जुड़ी हुई भजन लाल शर्मा ने एक बात कही थी। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इस पर भारी विवाद भी हो गया। विपक्षी नेता जैसे कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका एफिडेविट निकाला जो कि चुनावों में दिए जाते हैं और कहा कि भजन लाल शर्मा के पास में कोई ज़मीन नहीं है, फिर भी वे खुद को किसान बताते हैं। और अशोक गहलोत ने इसे किसानों का अपमान भी बताया, संवेदनहीन करा दिया और माफ़ी की मांग की। कई किसान परिवारों और यूजर्स ने कहा कि किसान सर्दी, गर्मी, बारिश में लगातार मेहनत करना चाहते हैं और करते रहते हैं। फसल की देखभाल, कीट नियंत्रण, सिंचाई आदि में साल भर का अपना एक जो समय होता है उसको वो जुटाता है और पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। और वीडियो क्लिप काट करके शेयर होने से भी ये बहस छिड़ जाती है और यही भजन लाल शर्मा के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने संदर्भ में आधुनिक खेती और प्रॉफिट और एक अलग तरीके के जो तकनीकी है उन पर जोर दिया। लेकिन क्लिप के कारण ये किसान सिर्फ 25 दिन काम करता है, ये बात या इनसे संबंधित पूरी बात है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई और ये बयान अभी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान भी दिया था और अशोक गहलोत ने बताया कि खुद किसान बन सकते हैं, किसान तो थे ही और अब पता नहीं है कि खुद ही 20 दिन काम करते होंगे। मुझे तो यही लगता है कि ये केवल नाम की किसानी कर रहे हैं और खुद ही 15-20 दिन मुश्किल से जाते होंगे। वही अनुभव इनके साथ में या इनका काम आ रहा है। अशोक गहलोत ने एक तीखा पलटवार किया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस किसान की पीड़ा को समझ पाए हैं? क्या हमने उसकी समस्याओं को सही मायने में जाना है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उन समस्याओं का समाधान हमारे पास में है या हमने कभी इसकी समस्या जो है उनको हटाने के लिए या समस्या का निराकरण करने के लिए किसी भी सरकार ने दिल से सोचा है? तो आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के किसानों की पूरी सच्चाई और उनकी हर चुनौतियां और उन चुनौतियों से निकलने का एक रास्ता, वो भी तथ्यों के साथ, योजनाओं के साथ और एक स्पष्ट दिशा के साथ बताएंगे कि राजस्थान का किसान कैसा है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन पानी के मामले में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी राज्य है। यहाँ औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच और वो भी अनियमित, और कितनी बारिश होगी कोई भरोसा नहीं है। और इसी अनिश्चितता के सारे 70% खेती निर्भर है वो सीधे बारिश की जल के ऊपर ही निर्भर है। तो सोचिए कि ये किसान जो आसमान की तरफ देखता है, बादलों का इंतज़ार करता है, लेकिन कई बार बादल आते हैं और बिना बरस के चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ एक फसल नहीं सूखती, उम्मीद भी सूख जाती है और किसानों का फ्यूचर भी सूख जाता है। और जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिलों में भूजल 200 मीटर से नीचे यानी पानी अब भी ज़मीन के अंदर भी बिल्कुल कम ही बचा है। और ऐसे में खेती करना किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है
कि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई या फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर, जो 40 से 60% पानी बचा सकता है। और ये तकनीक किसानों को अपनानी चाहिए। और अब तक 4,80,000 हेक्टेयर में ये व्यवस्था लागू की गई है और 12,000 से ज़्यादा डिग्गियाँ बनाई गई है और 32,000 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक नई सोच का संकेत है जो राजस्थान के किसानों को मिलने वाला है और जहां हर बूंद की कीमत समझी जा रही है। और आने वाले समय में 3 लाख हेक्टेयर और क्षेत्र को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और 50,000 सोलर पंप यानी कि बिजली की चिंता भी खत्म होने वाली है। और ये वो दिशा है जो राजस्थान को जल संकट से बाहर निकाल सकता है। अब बात करते हैं मिट्टी की, क्योंकि अगर ज़मीन ही कमज़ोर हो जाए तो पानी भी बेकार। और राजस्थान के करीब 40% भूमि मध्यम या निम्न जो एक उर्वरक क्षमता वाली होती हैं वो होती है। कारण क्या है? लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, यूरिया और डीएपी ने खेत को कुछ समय के लिए उपजाऊ तो जरूर बनाया, लेकिन भविष्य के लिए ये धीरे धीरे मिट्टी की आत्मा खत्म कर रही है। जैविक तत्व खत्म हो गए हैं और अब फसल पहले जैसी नहीं रही, उत्पादन घट रहा है, लागत बढ़ रही है और किसान फंसता जा रहा है। हर दिन नए नए दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों की ये जो मिट्टी है ये भी दिनों दिन उनकी गुणवत्ता खोती जा रही है। लेकिन समाधान यहाँ भी है कि मृदा परीक्षण और यानी कि खेत की जांच और क्या कमी है इस मिट्टी के अंदर, कितना पोषण चाहिए, उसी हिसाब से खाद डालना। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसी की दिशा में सरकार के द्वारा एक चलाए जाने वाला बड़ा कदम है। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो केंचुए से बनने वाली खाद है उनकी जो पूरी यूनिट, और गोबर आधारित खाद, और जैविक खेती और फसल चक्र यानी कि बाजरा के बाद मूंग और मूंग के बाद सरसों, ये चक्र मिट्टी को दोबारा जीवित कर सकता है। सरकार की योजना आपनों खेत और आपनी खाद इसी सोच को मजबूत करती हैं। और अगर किसान इसे अपनाता है तो 15 से 20% अपने खेतों में फसलों का उत्पादन बढ़ा सकता है, लागत घट सकती है और मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रह सकती है। और अब सबसे बड़ा खतरा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनके बारे में जिक्र करेंगे। कभी सूखा पड़ता है राजस्थान के अंदर, तो कभी ओलावृष्टि, कभी गर्मी की लहर, तो कभी अचानक बारिश आ जाती। आपने देखा होगा कि फरवरी और मार्च महीने के अंदर इस बार बारिश आई है जो पहले कभी नहीं आती थी। और 2025 में बाजरा की 25 नहीं अपितु 75% फसल इससे प्रभावित हुई है। यानी कि बीते 2025 में बाजरा की 75% फसल प्रभावित हुई है। बेमौसम बरसात के कारण कभी हुई नहीं है, कभी ज़्यादा हुई है। यानी किसान को पूरी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं मिला है और ऊपर से कीट और रोग, सफ़ेद मक्खी, झुलसा, तना सड़न, ये सब 25 से 30% नुकसान कर देती है। और मुख्यमंत्री कह रही हैं कि किसान मोटा मुनाफा कमा रहा है। यानी किसान चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी सरकारें पता नहीं क्या सोच रही है। लेकिन यहाँ भी एक रास्ता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें हजारों करोड़ का मुआवजा दिया गया है, यानी नुकसान की भरपाई की कोशिश। और मौसम आधारित ऐप जहाँ किसानों को पहले से ही चेतावनी मिल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म और जो सैटेलाइट के जरिए खेत की स्थिति बता सकता है और आपको ये बता देगा कि मौसम कब खराब होने वाला है और आपकी फसल को क्या क्या करना चाहिए। ड्रोन तकनीक जो दवाई और खाद का सही उपयोग सुनिश्चित कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सूखा प्रतिरोधी बाजरा, यानी ऐसी किस्में जो कम पानी में भी अच्छी फसल दे सकें। और अगर किसान इस तकनीक को अपनाता है तो वह नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अब बात करते हैं बाजार की, क्योंकि खेती करना एक बात है लेकिन सही कीमत मिलना दूसरी बात है। और यही किसान सबसे ज़्यादा यहाँ पर ठगा जाता है। बिचौलियों का जाल होता है, मंडियों की अनियमितता होती हैं जो 30 से 40% तक मुनाफा खा जाते हैं और किसान को ठग जाते हैं। किसान को पता ही नहीं लगता है, किसान को उसका हक नहीं मिलता है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सीमित, यानी किसान मजबूर है और अपनी उपज सस्ते में बेचने के लिए किसान को किसी न किसी तरीके से आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, ठगा जाता है। लेकिन अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ENAM प्लेटफॉर्म है एक, जहां किसान सीधे बाजार से जुड़ सकता है। और FPO यानी किसान उत्पादक संगठन, जहां किसान मिलकर के अपनी ताकत बढ़ा सकता है। और राज्य स्तर पर बोनस योजना और MSP के ऊपर अतिरिक्त भुगतान
और प्रोसेसिंग यूनिट, जहां कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदल करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, जैसे ग्वार से गम, बाजरा से पैकेज्ड फूड। और ये सब किसान की आय को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं कर्ज की, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि छोटे और सीमांत किसान, जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। खेती के लिए पैसा चाहिए, बीज चाहिए, खाद, पानी, मशीन, सब कुछ महंगा, और अगर फसल खराब हो जाए तो कर्ज दिनों दिन बढ़ता जाता है और उसको चुकाना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्याज का बोझ अलग से होता है, लेकिन यहाँ भी राहत के उपाय सामने आए हैं। ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण, यानी किसान बिना ब्याज के खेती कर सकता है, और दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान, यानी बड़े निवेश के लिए भी मदद, और साथ ही किसान सम्मान निधि, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के सालाना 12,000 रुपये तक के किसानों की सहायता करते हैं। और ये कोई राशि छोटी नहीं है, ये किसान के लिए एक सहारा है और एक भरोसा भी है कि सरकार उसके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार के मुखिया को इस तरीके के बयान कतई नहीं देना चाहिए। अब एक और बड़ी समस्या है आवारा पशु, जो रातों रात पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं, फसल को चट कर देती हैं। किसान दिन में मेहनत करता है और रात में पहरा देता है। यही स्थिति बदलनी होगी और इसे पुरजोर तरीके से किसानों की ओर से समस्या का एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाया भी जा रहा है। इसके लिए तारबंदी योजना, जहां सरकार सब्सिडी दे रही है, सामुदायिक स्तर पर बाड़ लगाई जा रही है और जिससे फसल सुरक्षित रह सके। अब बात करते हैं श्रम और तकनीक की, तो गांवों से युवाओं का पलायन और शहरों की ओर रुझान, खेती में मजदूरों की कमी और जो हैं वो महंगे हैं, और ऐसे में मशीनरीकरण ही समाधान है। कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक की सब्सिडी और सोलर पंप, डिजिटल कृषि मिशन, ये सब मिलकर खेती को आधुनिक बना सकते हैं। और यही भारत का भविष्य है, जहाँ खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तकनीक का एक खेल होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है सोच की। किसानों की एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किसान अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। यानी खेती, यानी आंकड़ों के आधार पर निर्णय, मृदा परीक्षण और मौसम की जानकारी, सही बीज और सही समय और सही तकनीक, ये सब अपनाना होगा। साथ ही FPO से जुड़ना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। ये सब किसान को आत्मनिर्भर बना सकता है। राजस्थान पहले ही बाजरा, सरसों, ग्वार और देश में अग्रणी है, यानी क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है सही दिशा की। और यही दिशा अब दिखाई दे रही है। सूक्ष्म सिंचाई, सोलर पंप और जैविक खेती, डिजिटल तकनीक और बाजार सुधार, ये सब मिलकर के एक नई कृषि क्रांति का आधार बन सकते हैं। और अंत में बात है, किसान सिर्फ एक पेशा नहीं, ये संस्कृति है और ये जीवन है। और अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और अगर खेत हरे होंगे तो भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए आज ज़रूरत है मिलकर के काम करने की। सरकार, किसान, समाज और युवा तीनों चारों को एक साथ आना होगा, तभी विकसित राजस्थान, समृद्ध किसान का सपना साकार होगा। और यही वो रास्ता है जो हमें एक नए भारत की ओर ले जाएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर के अंदर उस तस्वीर की, जिसने भारतीय राजनीति में एक अलग ही संदेश दिया है। एक ऐसा दृश्य जिसे देख करके हर कोई हैरान भी है और सोचने पर मजबूर भी, क्योंकि बीते दिन 11 अप्रैल 2026 को देश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए। और सिर्फ नजर ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का नमस्ते करते हुए या अभिवादन करते हुए और मुस्कुराते हुए और बातचीत करते हुए दिखाई दिए। यही वो पल है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये मुलाकात कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, कोई एक रणनीतिक चर्चा भी नहीं थी, लेकिन एक खास अवसर पर हुई एक औपचारिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाली एक मुलाकात थी। स्थान था संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल और अवसर था महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती। और एक ऐसा नाम जिसने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। और उसी महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के शीर्ष नेता एक मंच पर मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में सिर्फ प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
और कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है वो है मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई एक मुलाकात, वो संवाद जो शायद औपचारिक था लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था। और सोचिए, जब संसद में जहां अक्सर तीखी बहसें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हैं, और वहीं से आज उसी संसद के परिसर में एक अलग तस्वीर ही देखने को मिली, तो फिर क्या ही कहना है। और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नमस्ते किया, हाथ जोड़े और फिर कुछ देर तक बातचीत की और चलते बने। और इस दौरान दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, कोई तनाव नहीं, कोई टकराव नहीं, बल्कि एक सहज और सामान्य संवाद था। और यही वो दृश्य है जो आज का चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों नेता खड़े होकर के एक दूसरे से बातचीत कर रही है। आसपास जो अन्य नेता है वे भी मौजूद है, लेकिन उस क्षण का केंद्र सिर्फ यही दो चेहरे बन जाते हैं। और सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। भारतीय राजनीति में ऐसे पल बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां सत्ता और विपक्ष के बीच एक तरीके का सौहार्दपूर्ण संवाद दिखे, और खासकर तब जब दोनों के बीच विचारात्मक मतभेद इतने स्पष्ट हो। लेकिन आज का ये दृश्य ये बताता है कि ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र और समाज के प्रति सम्मान उससे है। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझे तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि यह एक संकेत भी है और यह एक संदेश भी है। और लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी खूबी है। और आज जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण की चर्चा होती है, जब सोशल मीडिया पर बहसें और विवाद अपने चरम पर होते हैं, ऐसे में ये दृश्य केवल एक संतुलन की तरह सामने आता है और ये बताता है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद की कोई गुंजाइश होनी चाहिए और हमेशा रहती हैं। और यही संवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर यह मुलाकात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक हो जाती है, क्योंकि फूले ने हमेशा समाज में समानता, भाईचारा और संवाद की बात की। और आज उसी विचारधारा के मंच पर देश के दो बड़े नेता एक साथ खड़े नजर आए, और ये अपने आप में एक प्रतीक है, एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अब सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात आगे भी किसी सकारात्मक राजनीतिक संवाद की शुरुआत बन सकती है। क्या ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है या फिर आने वाले समय में इसका असर सभी नेताओं के लिए पड़ेगा, और ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज का ये दृश्य लोगों के मन में एक सकारात्मक छवि छोड़ गया। और अंत में ये कहेंगे कि राजनीति में टकराव जरूरी है, क्योंकि वहीं से विचार निकलते हैं, लेकिन संवाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से समाधान निकलता है। और आज संसद परिसर में जो तस्वीर आई है उसने यही संदेश दिया कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ बहसों से नहीं बल्कि संवाद और सम्मान से चलता है। यही इसकी एक असली ताकत है। और आखिर में हमेशा की तरह जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की होती है। समय सिखाता है कि जो खोया है वह सबक था और जो पाया है वह परिणाम था। और इसलिए शिकायत कम करें, प्रयास ज़्यादा करें, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वह रोज करता रहता है, अपने कर्म को करता रहता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।